पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है। ये हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का पहला लेक्चर है। पर्यावरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट, और पारिस्थितिकी को बोलते हैं इकोलॉजी। तो चलिए इंग्लिश के टर्म लिख लेते हैं इनके। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट ENVIRONMENT, एनवायरनमेंट, एंड इकोलॉजी, ठीक है। एंड इकोलॉजी ECOLOGY, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। अब इन दोनों शब्दों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो शब्द है वो है इकोलॉजी। तो सबसे पहले हम इकोलॉजी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से दो शब्द? इकोस और लॉगोस। अब इनमें से इकोस की स्पेलिंग क्या होती है? इकोस की स्पेलिंग होती है OI, देखो यहाँ पर OIKOS, इकोस। और लॉगोस की स्पेलिंग होती है LOGOS, लॉगोस, ठीक है। इकोस का अर्थ क्या होता है? इकोस का अर्थ होता है पर्यावास, पर्यावास। अभी हम बाद में पर्यावास को भी डिफाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इकोलॉजी को जान लेते हैं, ठीक है। इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? इकोस और लॉगोस, ठीक है। इकोस का अर्थ होता है पर्यावास और लॉगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अध्ययन, ठीक है। अब यहाँ से हमारी इकोलॉजी की परिभाषा बन गई, ठीक है। इकोलॉजी किसे कहते हैं? तो इकोलॉजी कहते हैं जीवों का उनके पर्यावास में अध्ययन, इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ये सरल सी डेफिनेशन हो गई इकोलॉजी की। अगर कोई आपसे पूछे एक लाइन में इकोलॉजी की परिभाषा, तो आप बता सकते हैं जीवों का उनके पर्यावास में अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। लेकिन इस अध्ययन में शामिल क्या क्या चीज़ें हैं? तो इस अध्ययन में शामिल हैं पर्यावास के जो जैविक एवं अजैविक घटक हैं वो भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। जैविक यानी कि बायोटिक, BIOTIC, बायोटिक, और ये बायोटिक ABIOTIC, ए बायोटिक, ठीक है। तो अब जो हमारी डेफिनेशन होती है इकोलॉजी की सही रूप से, वो है जीवों का उनके पर्यावास में पाए जाने वाले जैविक एवं अजैविक कारकों के साथ परस्पर अंतर संबंध का अध्ययन, ठीक है, इकोलॉजी कहलाता है। चलिए अब हम इकोलॉजी की परिभाषा यहाँ पर लिखित रूप में देख लेते हैं, ठीक है। देखो, जीवों का उनके पर्यावास में पाए जाने वाले, देखो, जीवों का उनके पर्यावास में पाए जाने वाले जैविक एवं अजैविक कारकों के साथ परस्पर अंतर संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है, यानी कि इकोलॉजी, ठीक है। अब इनमें से एक शब्द आया है पर्यावास, ठीक है। तो चलिए अब हम पर्यावास को डिफाइन करते हैं। देखो यहाँ पर पर्यावास, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हैबिटेट। तो आपको इंग्लिश के टर्म भी याद रखने हैं, ठीक है। पर्यावास उस पारिस्थितिक तंत्र को कहते हैं जो किसी प्रजाति विशेष के सदस्यों के लिए सर्वाधिक अनुकूलित स्थान है। इस कारण से उस प्रजाति के सदस्यों के पाए जाने की सर्वाधिक संभावना भी यहाँ होती है। अब जाहिर सी बात है आपको ये डेफिनेशन समझ नहीं आई होगी, तो चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर ये देखो, जैसे ये यहाँ पर एक कोई जार है, एक कांच का जार ले लिया हमने, ठीक है, ये ले लिया जार। अब इसमें है मछली, यहाँ पर मछली ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये मछली है, ठीक है, वंजा मछली, और इसमें भरा हुआ है पानी। अब ये मछली ऐसे तो यहाँ पर जीवित नहीं रह पाएगी, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन देनी पड़ेगी पाइप के माध्यम से, ठीक है। तो हम पाइप के माध्यम से इसे ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। पाइप के माध्यम से हम खाना भी देंगे इसे, ठीक है, खाना, तभी ये मछली इस जार में जीवित रह पाएगी, ठीक है। तो ये जार क्या है? ये जार मछली का पर्यावास नहीं है। अगर जार मछली का पर्यावास यानी कि हैबिटेट होता तो हमें इसको खाना देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती। अब वही चीज़ यहाँ पर देखो, ये जैसे ये स्थल है और मंडल है और यहाँ पर ये एक तालाब है, ठीक है। अब इस तालाब में अगर कोई मछली है, यहाँ पर है मछली, ठीक है, ये मछली है।
और इसमें पानी भरा हुआ है। जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ पौधे भी होंगे, ठीक है, और भी मछलियाँ होंगी छोटी बड़ी जितनी भी होंगी। तो अब क्या हमें इस मछली को खाना देने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं। ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ेगी? तो नहीं। इसलिए ये तालाब क्या है? ये तालाब मछली का पर्यावास है, ठीक है। अब पर्यावास की डेफिनेशन फिर से सुनो। पर्यावास उस पारिस्थितिक तंत्र को कहते हैं जो किसी प्रजाति विशेष के सदस्यों के लिए, जैसे ये तालाब मछली के लिए सर्वाधिक अनुकूलित स्थान है, ठीक है। ऐसे ही पर्यावास बोलते हैं, पर्यावास उस पारिस्थितिक तंत्र को कहते हैं जो किसी प्रजाति विशेष के सदस्यों के लिए सर्वाधिक अनुकूलित स्थान है, ठीक है। और इस कारण से उस प्रजाति के सदस्यों की पाए जाने की सर्वाधिक संभावना ही यहाँ पर होगी। जाहिर सी बात है यहाँ पर मछलियों के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होगी। तो अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं हैबिटेट की परिभाषा, अब आपको समझ आ जाएगी। देखो, पर्यावास यानी कि हैबिटेट, पर्यावास उस पारिस्थितिक तंत्र को कहते हैं जो किसी प्रजाति विशेष के सदस्यों के लिए सर्वाधिक अनुकूलित स्थान है, और इस कारण से उस प्रजाति के सदस्यों के पाए जाने की सर्वाधिक संभावना भी यहाँ पर होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। जीवों के पर्यावास में वे सभी घटक जिनके साथ जीव के अंतर संबंध हैं और पारस्परिक अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। पर्यावरण को डिफाइन करते हैं, जीवों के पर्यावास में वे सभी घटक जिनके साथ जीव के अंतर संबंध हैं और पारस्परिक अभिक्रियाएं हैं। तो चलिए अब हम इसे समझते हैं एक डायग्राम की मदद से। तो यहाँ पर हम एक पेड़ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेड़ ड्रॉ, ठीक है। यहाँ पर ये जमीनी स्तर है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये पेड़ अकेला ही अपने आप ही ग्रो हो जाएगा। इसमें एक देखो, यहाँ पर कुछ जैविक घटक भी होंगे जो जीव को प्रभावित कर रहे होंगे, ठीक है। इस कुछ जीव के साथ जो जैविक घटक होंगे, ठीक है, उनके साथ भी इसके संबंध हैं, और कुछ अजैविक घटक भी होंगे जिसके साथ इस पेड़ के संबंध हैं, ठीक है। पेड़ एक जीव है। तो चलिए इसको देखते हैं कि इस पेड़ के संबंध कौन कौन से अजैविक घटकों से हैं, कौन कौन से जैविक घटकों से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम अजैविक घटक। अजैविक घटक यानी ये बायोटिक, एबायोटिक, ABIOTIC, ठीक है। तो अजैविक में सबसे पहले तो यहाँ पर हो जाएगा मिट्टी, ठीक है। मिट्टी, तो किस प्रकार की मिट्टी है ये भी अधिक चीज़ें प्रभावित करेंगी। देखो, जैसे मिट्टी में नमी, किस प्रकार की नमी है, मिट्टी का प्रकार कैसा है, मिट्टी में कौन कौन से पोषक पदार्थ हैं, पोषक पदार्थ। अब ये सारे अजैविक घटक इस जीव को प्रभावित कर रहे होंगे, ठीक है। वहीं कुछ जैविक घटक भी होंगे। देखो, जैविक घटक देखते हैं अब हम। जैविक यानी कि बायोटिक, BIOTIC, बायोटिक, ठीक है। अब इनमें जैविक घटक कौन कौन से होंगे? तो जैविक घटक भी मिट्टी में ही पाए जाते हैं कुछ, ठीक है। जैविक घटक कौन कौन से होंगे? कवक होगा, कवक। कुछ एनिमल होंगे जैसे प्रोटोजोआ टाइप, छोटे छोटे एनिमल। कुछ छोटे छोटे पौधे भी होंगे, अन्य पौधे और सूक्ष्म जीव भी होंगे, ठीक है। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव भी होंगे। तो इतने सारे घटक हैं, इतने सारे जैविक एवं अजैविक घटक हैं जो इस पेड़ को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। ये जैविक घटक हैं जो पेड़ को प्रभावित कर रहे हैं, और ये अजैविक घटक हैं जो इस पेड़ को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने एक एनवायरनमेंट की परिभाषा में देखा था, जीवों के पर्यावास में वे सभी घटक जिनके साथ जीव के अंतर संबंध हैं। तो
ये सारे घटक देखो, ये सारे घटक हैं जिनके साथ, ये सारे घटक हैं जिनके साथ जीव के परस्पर अंतर संबंध हैं। अब पारस्परिक अभिक्रियाएं कौन सी हैं, तो चलिए देखते हैं। पारस्परिक अभिक्रियाएं जैसे सूर्य के प्रकाश से पेड़ फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये है यहाँ पर सूर्य, ठीक है, ये सूर्य है, तो यहाँ से जाहिर सी बात है प्रकाश आएगा, ठीक है, लाइट, LIGHT। लाइट, और भी चीज़ें होंगी, कौन कौन सी चीज़ें होंगी, देखो यहाँ पर अजैविक घटकों में एक तो एयर होगी, ठीक है, यानी कि वायु। अब ये वायु भी मतलब तापमान कैसा है वायु का, वेलोसिटी कैसी है, मॉइस्चर कैसा है, तो ये सारी चीज़ें इस जीव को प्रभावित करेंगे, ठीक है। तो यही है एनवायरनमेंट की डेफिनेशन कि जीवों के पर्यावास में वे सभी घटक जिनके साथ जीव के अंतर संबंध हैं और पारस्परिक अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। अब एनवायरनमेंट में दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं, ये तो हमने देख ही लिया कि जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक होते हैं। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं एक बार। देखो जैविक घटक, एनवायरनमेंट में दो प्रकार के घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, ठीक है। एनवायरनमेंट ENVIRONMENT, एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट में दो प्रकार के घटक होते हैं, कौन कौन से, जैविक घटक और अजैविक घटक, ठीक है। जैविक को बोलते हैं एबायोटिक, ABIOTIC, एबायोटिक और बायोटिक, ठीक है। बायोटिक यानी कि जैविक, और ये बायोटिक यानी अजैविक, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे जैविक घटकों को। देखो बायोटिक यानी कि जैविक, ठीक है। अब जैविक घटक होंगे, जैसे एक तो पेड़ ही है जैविक घटक, ठीक है। तो जैविक घटकों के एक तो अपनी ही प्रजाति के सदस्य होंगे और कुछ अन्य प्रजाति के सदस्यों के साथ संबंध होंगे, जैसे शेर, चीता, भालू हो गए, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रजाति के सदस्य हैं, और शेर, बहुत सारे शेर हो गए, वो अपनी ही प्रजाति के सदस्य हैं, तो ठीक है। तो इनमें संबंध होते हैं, ठीक है। अपनी ही प्रजाति के सदस्यों के साथ जीवों के कुछ पॉजिटिव संबंध भी होंगे और नेगेटिव संबंध भी होंगे। तो अपनी ही प्रजाति के सदस्यों के साथ जो पॉजिटिव संबंध होंगे वो या तो सहयोग होगा, ठीक है, और प्रजनन, ये हो गए अपनी ही प्रजाति के सदस्यों के साथ पॉजिटिव संबंध। और नेगेटिव संबंध क्या होंगे, तो पर्यावास स्थल, जैसे कोई शेर है और वहाँ पर एक ही स्थान पर बहुत सारे शेर हैं और वो एक ही स्थान पर रहते हैं, तो पर्यावास स्थल के लिए लड़ाई होगी उनमें कि यहाँ पर तो मतलब मैं रहूँगा, या इस तरीके से उनमें नेगेटिव संबंध होंगे, ठीक है। और आहार के लिए, जैसे आहार के लिए संबंध होंगे कि जीव हैं बहुत सारे और खाना कम है, तो उसके लिए भी हो जाएंगे, ये नेगेटिव संबंध है। और मीटिंग पार्टनर, ठीक है। तो ये सारे अपनी ही प्रजाति के सदस्यों के साथ ये पॉजिटिव संबंध है और ये नेगेटिव संबंध है, ठीक है। अब अन्य प्रजाति के सदस्यों के साथ, तो अन्य प्रजाति के सदस्यों के साथ भी कुछ पॉजिटिव संबंध होंगे और कुछ नेगेटिव संबंध भी होंगे। पॉजिटिव संबंध क्या होंगे, सहजीविता, मतलब साथ साथ जीवन, ठीक है। और नेगेटिव संबंध तो वही होंगे पर्यावास स्थल के लिए, आहार के लिए, और पर्यावास स्थल और आहार के लिए, ठीक है। इनमें यही संबंध है, ठीक है। ये पॉजिटिव संबंध है और ये नेगेटिव संबंध है, आप लोग ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया हमारा बायोटिक घटक। अब हम देखते हैं ये बायोटिक घटक, ठीक है। तो ये बायोटिक घटक में जैसे कौन कौन से हैं पर्यावास में, मतलब पर्यावरण में कौन कौन से अजैविक घटक पाए जाते हैं, तो अजैविक घटक में एक तो हो गया एयर एंड गैसेस, ठीक है, AIR, एयर एंड गैसेस, GASES, और मुख्य रूप से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, O2 और CO2, ठीक है। और अजैविक घटक में दूसरा हो गया लाइट,
LIGHT लाइट, और टेम्परेचर भी TEMPERATURE टेम्परेचर, मॉइस्चर, कुछ रासायनिक घटक भी होंगे, रासायनिक घटक, ठीक है, और भी कुछ अन्य चीज़ें होंगी। तो ये सारे अजैविक घटक पाए जाते हैं, अन्य चीज़ें। चलिए हम एक बार देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया आज। तो सबसे पहले तो हमने देखा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है, यानी कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, इनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन से? इकोस और लोगोस। इकोस का अर्थ होता है पर्यावास और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, ठीक है। अब इकोलॉजी की सरल सी परिभाषा क्या हो गई? जीवों का उनके पर्यावास में अध्ययन, ठीक है। लेकिन अब तो हम अच्छे से जान चुके हैं कि पर्यावास में जैविक एवं अजैविक कारकों के साथ संबंध। तो इकोलॉजी की परिभाषा क्या हो गई? जीवों का उनके पर्यावास में पाए जाने वाले जैविक एवं अजैविक घटकों के साथ परस्पर अंतर संबंध का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही इकोलॉजी की परिभाषा लिखी हुई है, जीवों का उनके पर्यावास में पाए जाने वाले जैविक एवं अजैविक कारकों के साथ परस्पर अंतर संबंध का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इकोलॉजी के बाद पर्यावास, ठीक है। पर्यावास उस पारिस्थितिक तंत्र को कहते हैं जो किसी प्रजाति विशेष के सदस्यों के लिए सर्वाधिक अनुकूलित स्थान है। इस कारण से उस प्रजाति उस स्थान पर, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, उसके बाद यहाँ पर लिखना था स्थान, ठीक है, उस स्थान पर, इस कारण से उस स्थान पर उस जाति के सदस्यों के पाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है, ठीक है। इस कारण से उस स्थान पर उस प्रजाति, यहाँ पर लिखना था उस प्रजाति, उस प्रजाति के सदस्यों के पाए जाने की संभावना, सर्वाधिक संभावना भी यहाँ होती है, ठीक है। ये पर्यावास था, ये जाल मछली का प्राकृतिक पर्यावास नहीं है, ये तालाब प्राकृतिक पर्यावास है। इसके बाद हमने देखा एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट जीवों के पर्यावास में वे सभी घटक जिनके साथ जीव के अंतर संबंध हैं और पारस्परिक अभिक्रियाएं हैं। ये हमने यहाँ पर डायग्राम की मदद से समझा था। और उसके बाद एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण में दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं, कौन कौन से? ये बायोटिक यानी अजैविक और बायोटिक यानी जैविक, ठीक है। दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं। बायोटिक घटक होते हैं, ठीक है, अपनी ही प्रजाति के सदस्यों के साथ संबंध देखा और अन्य प्रजाति के सदस्यों के साथ संबंध। तो अपनी ही प्रजाति के सदस्यों के साथ जो पॉजिटिव संबंध होते हैं वो है सहयोग और प्रजनन, और अपनी ही प्रजाति के साथ जो नेगेटिव संबंध होते हैं वो है पर्यावास स्थल के लिए, आहार और मीटिंग पार्टनर, ठीक है। अन्य प्रजाति के सदस्यों के साथ पॉजिटिव संबंध है एक तो सहजीविता, और ठीक है, और नेगेटिव संबंध है अन्य प्रजाति के सदस्यों के साथ पर्यावास स्थल और आहार। अब पर्यावरण में पाए जाने वाले अजैविक घटक भी देख लेते हैं, ठीक है। अजैविक घटक यानी ये बायोटिक, तो कौन कौन से हैं? एयर एंड गैसेस, मुख्य रूप से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। लाइट यानी कि प्रकाश, टेम्परेचर, मॉइस्चर, रासायनिक घटक एवं अन्य चीज़ें। तो हमने इतने सारे चीज़ें देख ली हैं आज की क्लास में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ेंगे कुछ और, ठीक है, इसी के आगे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे क्या पढ़ना है? तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस होंगी, ठीक है, वही पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे। चलिए बाय।